नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना से आगे कैसे है और अगली जंग लड़ने के लिए बेहतर स्थिति में क्यों है। और इसका कारण यह है कि न केवल पाकिस्तान की सेना ने युद्ध के संचालन स्तर को पहचाना है, बल्कि वह इस स्तर के युद्ध को लागू करने के लिए क्षमताएं और संगठनात्मक ढांचे भी तैयार कर रही हैं। और मैंने कई बार, खासकर अपनी पिछली वीडियो में 5 नवंबर को समझाया है कि युद्ध का संचालन स्तर, जो कि युद्ध का मध्यवर्ती स्तर है, एक और युद्ध का सामरिक स्तर होता है जहां मोर्चे पर लड़ाइयां होती हैं, और दूसरी ओर रणनीतिक स्तर होता है जो युद्ध का सबसे ऊंचा स्तर है, जहां राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। तो इसी मध्यवर्ती या संचालन स्तर पर युद्ध जीते या हारे जाते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण है और अब वे इसे लागू कर रहे हैं। इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि पाकिस्तान सेना के पास एक रॉकेट फोर्स कमांड होगी जो स्पष्ट रूप से पाकिस्तान वायुसेना के साथ मिलकर युद्ध के इसी संचालन स्तर पर काम करेगी। वे इस स्थिति तक कैसे पहुंचे, आइए इसे चरण दर चरण समझते हैं। यह सब बालाकोट से शुरू हुआ था। 2019 में जब भारतीयों ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की तो हमने देखा कि पाकिस्तान वायुसेना ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं का अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद हमें पता चला कि अगस्त 2021 में पाकिस्तान वायुसेना के तहत पीएलआई की मदद से एक संगठन बनाया गया जिसे CENT-AIC कहा जाता है, यानी सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग। अब यह तथ्य अपने आप में काफी था कि यह पाकिस्तान वायुसेना के अधीन था। यह इस बात का प्रमाण था कि अगली जंग में पाकिस्तान वायुसेना, न कि पाकिस्तान सेना, मुख्य भूमिका में होगी। और फिर हमें यह भी पता चला कि उन्हीं दिनों AIC का पहला प्रोजेक्ट होगा कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को एक उच्च और उन्नत स्तर पर ले जाया जाएगा। जनवरी 2022 में पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की। उस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के पास साइबर क्षमताएं और उसके लिए संगठन होंगे। ये बात स्वाभाविक है कि अगर 2022 में ऐसा हुआ तो CENT-AIC में एक और प्रोजेक्ट भी होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर दोनों को एक उन्नत स्तर तक ले जाना, और यह एक घातक संयोजन बन जाता है। AI और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, क्योंकि जो भी आधुनिक युद्ध की समझ रखता है वह CMA के महत्व को जानता है। CMA का मतलब है CEMA, जो कि साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गतिविधियां हैं। ये दोनों वर्चुअल डोमेन क्षमताएं एक साथ मिलकर काम करती हैं। जहां तक साइबर का सवाल है, वह डेटा पर हमला करता है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर हमला करता है जो डेटा को ले जाती हैं। तो ये दोनों क्षमताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की सेना सीमा में कितनी अच्छी हो गई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। सबसे पहली एयर टू एयर मुठभेड़ के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया को एक ब्रीफिंग दी, जहां एक वरिष्ठ अधिकारी ने डिजिटल मानचित्र पर समझाया कैसे ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स के पास भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की इलेक्ट्रॉनिक पहचान थी। यह एक बड़ी बात है। यह इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के बारे में है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की मुख्य क्षमता इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के डिजिटल इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में जिसे समझाया गया और जिसे उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशन कहा, वहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, विशेष रूप से उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात यहीं तक। जहां तक साइबर का सवाल है, हमने इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की साइबर क्षमताएं देखी जब उन्होंने जम्मू और कश्मीर में साइबर हमले किए, और जम्मू कश्मीर सरकार और अन्य जगहों के कंप्यूटर हफ्तों तक बंद रहे। तो मेरा कहना यह है कि वे पहले ही सेना के एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुके हैं जो ऑपरेशनल स्तर पर काम करता है। और अगला कदम जिस पर वे ध्यान देंगे वह है संयुक्तता। अब सेना और वायुसेना के बीच संयुक्तता। अब संयुक्तता का थिएटराइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। संयुक्तता का मतलब है रियल टाइम कम्युनिकेशन जो सीमा से सुरक्षित हो। CEMA यही वे करने जा रहे हैं। वे थिएटराइजेशन नहीं करने जा रहे हैं। अगला, उन्हें अब ये क्षमताएं चाहिए, और यहीं पर चीन पाकिस्तान की मदद करेगा, क्योंकि चीन ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो निश्चिंत रहें कि पाकिस्तान वायुसेना को 5वीं पीढ़ी के J-35 विमान मिलेंगे, और उन्हें अतिरिक्त J-10 विमान भी मिलेंगे।
मेरे आकलन में उन्हें PL-15 के अलावा PL-17 मिसाइल भी मिलेगी, जिसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में प्रदर्शित किया था। फिर उन्हें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें मिलेंगी जो रॉकेट फोर्स कमांड का हिस्सा होंगी। और मुझे इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि उन्हें SH-15 भी मिलेगा, जो चीन की व्हील्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है, जिसकी कैलिबर 52 है और रेंज 53 किलोमीटर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि युद्ध के संचालन स्तर पर वे एकीकृत फायर स्ट्राइक पर ध्यान देंगे, जिसे पाकिस्तान एयर फोर्स द्वारा अंजाम दिया जाएगा। पाकिस्तान एयर फोर्स एयर डिफेंस सिस्टम्स पर भी ध्यान देगी, जहां कमियां या गैप्स हैं, जैसे कि S-400 का सामना करने में जो गैप्स हैं, उन्हें चीन HQ-19 सिस्टम देकर पूरा करेगा, जो भारतीय पक्ष के S-400 का मुकाबला कर सकता है। इसके बाद सेना के अधीन रॉकेट फोर्स कमांड होगी और लंबी दूरी की तोपखाना भी होगा। और इन एकीकृत फायर स्ट्राइक्स का उद्देश्य यह होगा कि एक तो जितनी जल्दी हो सके वायु प्रभुत्व हासिल किया जाए, ताकि जमीनी अभियान यानी सेना के अभियान आगे बढ़ सकें। और दूसरा ये होगा, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी समझाया था, जब आप युद्ध के संचालन स्तर पर प्रहार करते हैं तो आप दुश्मन की रक्षा व्यवस्था को अस्थिर या खोल देते हैं। यही उद्देश्य होंगे। अब देखते हैं कि भारतीय पक्ष में क्या हो रहा है। अब 4 नवंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक लंबी बातचीत की थी। वे भारत शक्ति यूट्यूब चैनल पर वहां मौजूद व्यक्ति से बात कर रहे थे, जहां उन्होंने बहुत से सवालों के जवाब दिए। मैंने बस उनकी कही कुछ बातें उठाई हैं। अब जब उनसे पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको क्या लगता है कि हमें कौन कौन सी क्षमताओं की जरूरत है, उन्होंने कहा, हमें बेहतर वायु रक्षा, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली चाहिए, और फिर भारतीय पक्ष को पूरे पाकिस्तान के लिए ISR और काइनेटिक क्षमताओं की जरूरत है। मैं यहाँ 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि मैं पूरी तरह से हैरान था, मैं स्तब्ध रह गया था। यह एक बात है कि दुश्मन आपकी कमियों या आपके संचालन में खामियों का अंदाजा लगाए, लेकिन यह बिल्कुल अलग बात है कि भारतीय सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी खुद सार्वजनिक रूप से यह कहें कि हमारी क्या कमियां हैं और हमें क्या क्या भरना है। मेरे आकलन में यह राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन ही है। जब CDS कहते हैं कि हमें वायु रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की आवश्यकता है, यह अच्छी तरह जानते हुए कि ऑपरेशन सिंधु समाप्त नहीं हुआ है, वह केवल रुका हुआ है। इसके बाद उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए ISR और काइनेटिक क्षमताओं की आवश्यकता के बारे में बात की। दूसरे शब्दों में वह जो कह रहे थे, और यही दुश्मन ने भी समझा होगा, कि भारतीय सेना पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद उनसे एक सवाल पूछा गया कि वह भविष्य के युद्ध को, जाहिर है, भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे देखते हैं। उनका जवाब था कि पहले युद्ध अधिकतर भूगोल के बारे में होते थे। तकनीक थी, लेकिन मूल रूप से यह भूगोल के बारे में ही था। अब वह बदल गया है। अब ये ज्यादा तकनीक के बारे में है। अब वह जो कह रहे थे और जो उन्होंने नहीं कहा, वह यह था कि जब आप भूगोल की बात करते हैं, यानी पहले के युद्धों में, तो भारतीय सेना को आगे रहना होता था, जमीनी सेना को नेतृत्व करना होता था। लेकिन जब आप तकनीक की बात करते हैं, जैसा कि अब भविष्य के युद्धों में ज्यादा होगा, तो आप वायु शक्ति की बात कर रहे हैं, आप भारतीय सेना की बात नहीं कर रहे हैं। और यही असल वजह है 2019 से ही पाकिस्तान सेना ने भारत के साथ अगले पूर्ण युद्ध में पाकिस्तान वायु सेना को नेतृत्व देने का फैसला किया है। तो यही वह कह रहे थे। वह समझते हैं कि प्राथमिकता भारतीय वायु सेना को मिलनी चाहिए, लेकिन भारतीय सेना, जिसमें CDS और सेना प्रमुख भी शामिल हैं, बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि युद्ध का नेतृत्व भारतीय सेना ही करेगी। तो सवाल यह है कि उन्हें युद्ध का नेतृत्व क्यों करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि वे यह काउंटर टेरर ऑपरेशन कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री का जनादेश, राजनीतिक निर्देश भी यही है, काउंटर टेरर ऑपरेशन, जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सभी अभियानों में किया है जो हमने देखे हैं। तो मेरा जो कहना है वह यह है कि अगली बार यह तरीका काम नहीं आएगा, क्योंकि सीधी सी वजह है कि दूसरी तरफ वाला पक्ष एक पूर्ण युद्ध के लिए तैयार है या उसकी तैयारी कर रहा है। इसीलिए प्राथमिकता सेना के पास नहीं होनी चाहिए। अब एक और बात जो उन्होंने कही, और ये बहुत महत्वपूर्ण थी, थिएटराइजेशन के बारे में उन्होंने कहा। मूल रूप से मैं संक्षेप में बताता हूं और फिर समझाऊंगा। उन्होंने कहा, पुराना मॉडल असफल हो गया है और अब हम नई शुरुआत कर रहे हैं। यही उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने इसे इस तरह प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, मुख्य रक्षा अध्यक्ष के रूप में मेरा जनादेश थिएटराइजेशन है। तो उनके पूर्ववर्ती जनरल बिपिन रावत भी CDS कार्यालय की स्थापना की गई थी। अब हम जानते हैं कि इसका मुख्य कार्य थिएटराइजेशन था।
और उस समय कहा गया था कि यह काम 3 साल में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है कि बिपिन रावत जनवरी 2020 में सीडीएस बने तो दिसंबर 2023 तक यह काम पूरा होना था, थिएटर कमांड्स बन गए होते। ये नहीं हुआ। अब यह जिम्मेदारी जनरल अनिल चौहान के पास आई है। अब जो वह कह रहे हैं वह यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के शुरू होने के 4.5 साल बाद कि हमने कुछ सबक सीखे हैं जिन्हें हमें शामिल करना है, और जिन सबकों की वह बात कर रहे हैं वे ऑपरेशंस से जुड़े हैं, और थिएटराइजेशन की मुख्य बात भी ऑपरेशंस ही है। और उन्होंने इसे समझाते हुए यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमारा मॉडल अलग था। उस मॉडल में यह था कि सर्विस चीफ्स की कोई ऑपरेशनल भूमिका नहीं होगी। उनकी भूमिका फोर्स जनरेशन की होगी, यानी सैनिकों को तैयार करना, प्रशिक्षण देना और उन्हें बनाए रखना। यह चीफ्स की भूमिका होगी, क्योंकि ऑपरेशनल भूमिका थिएटर कमांडरों की होगी, जिनके अधीन थिएटर में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की यूनिट्स होंगी। लेकिन अब वह कहते हैं हमने सबक सीखे हैं, क्योंकि तीनों सर्विस चीफ्स एक साथ काम करते हैं। मैं भी सिंदूर में उनके साथ था। और ध्यान रहे, सिंदूर वास्तव में कोई युद्ध नहीं था। यह मूल रूप से एक समन्वित कार्रवाई थी जो कि गई थी, और वही इसका अंत था। ये 4 दिनों में खत्म हो गया था। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब हमने समझ लिया है कि किसी न किसी तरह की भूमिका, ऑपरेशनल भूमिका सर्विस चीफ्स को देनी होगी। तो लीजिए, बात यही है, सर्विस चीफ्स को भूमिका चाहिए। आपको क्षमताओं का निर्माण करना होगा। उसके बाद ही थिएटराइजेशन और उसके स्वरूप की बात करें, और आगे चलकर यह पूरी तरह अलग दिखेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा एक संचालनात्मक भूमिका है, क्योंकि अंतरिक्ष, साइबर और संज्ञानात्मक क्षेत्र मेरे अधीन हैं। असल में ये आपके अधीन नहीं होने चाहिए। शुरुआत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का कहीं भी उल्लेख नहीं है। मैंने पहले ही सीएमए के महत्व और यह कैसे दोनों वर्चुअल क्षमताओं को एक साथ काम करना चाहिए समझाया है। और फिर वह कहते हैं, और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में हम कमजोर हैं और हमें इसमें सुधार करने की जरूरत है। तो मेरी राय में सीएमए यानी CEMA को देखें, और इसे एक केंद्रीय भूमिका मिलनी चाहिए। यह सीडीएस के पास नहीं हो सकता। इसे संचालनात्मक कमांडर के साथ संचालनात्मक भूमिका में होना चाहिए। लेकिन मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। मुझे यकीन है कि सेना के भीतर अब ऐसे लोग हैं जो इन बातों पर सोच रहे हैं। आखिरी बात जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही वह यह है कि हाल ही में हमने संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया, जो पहली बार भारत के पूर्वी हिस्से में हुआ। और उन्होंने कहा कि हमने इसे वहां इसलिए आयोजित किया क्योंकि हम एक संदेश देना चाहते थे। इसे संदेश देना चाहते हैं? क्या आप PLA को संदेश देना चाहते हैं? मैं CDS को यह बताना चाहूंगा कि PLA युद्ध के संचालनात्मक स्तर की धार पर है, और वह धार क्या है इसे मैं अपने अगले वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि PLA को भूल जाइए, पाकिस्तान पर ध्यान केंद्रित कीजिए और युद्ध के संचालनात्मक स्तर की क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान दीजिए। ये महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।